हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकेटेड फार्मा। मैं विकास तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिकेटेड फार्मा में। आप लोगों को पता है हमारा एनाटॉमी इंट्रोडक्शन का टॉपिक चल रहा है। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम था एनाटॉमी इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज एनाटॉमी। इसके साथ में हमने पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी या क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हमने ग्रॉस एनाटॉमी को, माइक्रोस्कोपी, क्लिनिकल, रीजनल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनाटॉमी को हमने देखा था। और वो हमारा लेक्चर नंबर 2 था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड टॉपिक जिसका नाम है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। क्या होता है ये? एनीबडी अगर किसी के दिमाग में कुछ भी है तो अपने दिमाग में सोच सकता है कि एग्जैक्टली इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं। जो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यह बताता है कि हमारी बॉडी का कंपोजिशन क्या है, हमारी बॉडी किस तरीके से इस फॉर्म में आई, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से बने। राइट, हमारी बॉडी में जो जो चीजें हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, वो क्या कहलाई, ये सारी चीजें हम लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट लेवल की, तो दैट इज द केमिकल लेवल। केमिकल लेवल क्या होता है अभी हम बात करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, वो सेलुलर लेवल। सेल की बात करेंगे उसमें, क्योंकि सेल क्या करता है, वो बिल्ड करता है टिश्यू को। तो हमारा फर्स्ट हो गया केमिकल लेवल, राइट। सेकेंड हो गया सेल लेवल, थर्ड हो गया टिश्यू लेवल, फोर्थ हो गया ऑर्गन लेवल, 5 हो गया ऑर्गन सिस्टम, और 6 हो गया सिस्टम सपोर्ट अ लाइफ दैट इज द बॉडी। अगर हम इसको देखें, इसको ध्यान से देखो, जो स्लाइड में है उसमें देखो, लिखा गया है एटम्स मेक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेक सेल्स, सेल्स मेक टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्रिएट सिस्टम, एंड सिस्टम सपोर्ट लाइफ दैट इज द ह्यूमन बॉडी। अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो अब लोग सोचेंगे यार इसको पढ़ना क्यों है, हमारे जितने बच्चे हैं, हमारे जितने स्टूडेंट हैं, वो तो यही सोचेंगे यार इसको क्यों पढ़ा रहे हो, क्या है ये एग्जैक्टली। बट आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा सेल। और सेल एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप सबसे ज्यादा सेल के ऑर्गेनल्स को पढ़ोगे। अब अगर सेल के ऑर्गेनल्स की बात होगी तब तो समझ में आएगा सेल का ऑर्गेनल्स क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेवल, जो होगा केमिकल लेवल। व्हाट इज द केमिकल लेवल? अगर दिमाग में आ रहा हो कि केमिकल लेवल क्या है तो बात करते हैं इसकी। इस वर्ल्ड में या यूं कहूं इस पूरे यूनिवर्स में केवल एक फंडामेंटल यूनिट है, एक बेसिक है, और वो क्या है? एटम्स। दैट मीन्स हमारे फंडामेंटल का क्या मतलब हो गया? फंडामेंटल ही है, एक आदर्श है, क्या है, किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एटम होते हैं। व्हाट इज एटम? एटम एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कण होता है। एटम वो चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये एटम जो है एक न्यूक्लियस रखता है, और जो न्यूक्लियस रखता है उस न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जबकि इसका जो बाहरी सेल होता है, मतलब बाहरी कक्षा जो होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ये हमारा एटम होता है। और एटम जो होता है ये किसी भी मैटर को बनाने की एक बेसिक यूनिट होती है। लाइक हम जब किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? ब्रिक होती है। बिना ब्रिक के हम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ बनाने के लिए हमारा जो बेसिक यूनिट होता है वो एटम होता है। अगर हम एटम के एग्जाम्पल की बात कर लें लाइफ से रिलेटेड,
तो वो होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसके साथ में बॉडी हमारी बॉडी क्या करती है, 96% वेट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का लेके चलती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फॉर्म 96% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का 96% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही कैरी करता है। बात करते हैं आयंस की। जब कोई भी मॉलिक्यूल, जब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा और या तो इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब ट्रांसफर करेगा, है ना, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी को दे रहा है, या टेक करेगा इलेक्ट्रॉन को, रिसीव करेगा, किसी से ले रहा है, तो उस पे क्या आएगा, उस पे चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वो निगेटिव चार्ज होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो जो एटम है अगर वो चार्ज्ड हो गया तो वो हमारे नर्व में सिग्नल करेगा। जैसे आप हाथ को चला रहे हो, अपनी मुट्ठी को बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, इसमें ब्रेन क्या कर रहा है, एक सिग्नल दे रहा है नर्व के थ्रू। तो ये कैसे हो रहा है, ये आयंस की वजह से हो रहा है। सेकंड बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। जब हम किन्हीं दो डिफरेंट एटम्स को, किन्हीं दो डिफरेंट एटम्स को एक साथ में लेके आते हैं तो वो बॉन्डिंग बना लेते हैं, वो बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब ये बॉन्डिंग कौन सी होगी, या तो ये आयनिक बॉन्डिंग होगी और या तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की, आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग ये होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बट शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया, एटम से मॉलिक्यूल आ गया, और मॉलिक्यूल क्या करता है, किसी भी दो या दो से अधिक एटम्स को बाइंड करता है, वो हमारा मॉलिक्यूल होता है। अगर हम इससे एग्जाम्पल की बात करें तो ये H2O, दैट मीन्स हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक, अगर ये कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पानी, है ना, ये क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। चलो, अगर ये पानी बना रहे हैं तो कुछ और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में मिलके कुछ ना कुछ बनाएंगे। एक होता है CO2। CO2 क्या होता है, कार्बन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, कार्बन के एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैसियस स्टेट में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रही है वो है ग्लूकोज, है ना। क्यों ग्लूकोज, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, देखो बच्चों, ग्लूकोज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज हमको क्या देती है, हमको एटीपी देती है। एटीपी जो आप आगे चल के पढ़ोगे, जब बायोकेमिस्ट्री आएगी तो बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी का अगर फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन क्या होता है, एडेनोसिन जो होता है वो अगर नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजिनियस बेस में शुगर को ऐड कर दोगे तो क्या कह रहे, वो क्या हो जाएगा, वो एडेनोसिन हो जाएगा। सर कैसे, नाइट्रोजन बेस में एक होता है एडेनिन, एडेनिन में आके राइबोज ऐड होता है और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एडेनोसिन। ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब हो गया, मतलब इसमें फास्फेट के तीन ग्रुप शामिल हैं। ठीक है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो हमको एनर्जी देता है, जैसे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, तो हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज एक ऐसा है जो टूटता है, फॉर्मेशन करता है एटीपी का। बट सर ये जो एटीपी होती है ये बनती किस तरीके से है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बता दूं, एटीपी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बनती है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, समझना। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो सेल्फ डीएनए भी रखता है, सेल्फ आरएनए भी रखता है, वहां पे होता है क्रेव साइक्लिंग। क्रेव साइक्लिंग और वहीं पे होता है ईटीसी। क्रेव साइक्लिंग में दो एटीपी निकलते हैं, ग्लाइकोलिसिस से दो एटीपी निकलते हैं, लेकिन जब ईटीसी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चेन होता है तो वहां पे 36 एटीपीज निकलते हैं। तो एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है एटीपी में, तो वो टोटल कितने, 36 +2 +2, दैट मीन्स 40। तो ये अप्रोक्सीमेट 38 टू 40 एटीपी क्रिएट करते हैं। एक ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन होगा तो वो कितने, वो 38 से 40 एटीपी फॉर्म करेंगे। बट एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर अगर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस बिना एनर्जी के कैसे हो जा रहा है। बिल्कुल, कोई भी हमारे पास रिएक्शन होगा बॉडी में तो उसके लिए एटीपी की आवश्यकता होगी। अब अगर एटीपी की आवश्यकता हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एटीपी यहां लग रहा है वही एटीपी वहां निकल रहा है। बात को समझना, इसका मतलब ये सिंपल सा है, अगर बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एटीपी वो कहां से ले आएगा। सर अभी तो एटीपी बन रहा है और आप कह रहे हो एटीपी का वो यूज भी कर रहा है, इसको बनाने के लिए क्यों, कैसे, कहां से आ रही है। बिल्कुल, हमारे मसल्स, फैट्स, ये सारी चीजें होती हैं हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज को क्या करती हैं, कंजर्व करके रखती हैं। सिंपल भाषा में ब्लड में ग्लूकोज होता है, हमारे पास एक होता है अल्फा सेल। ध्यान से समझना, जब आप पैनक्रियाज में जाओगे तो डेल्टा सेल, अल्फा सेल, है ना, इसके साथ में बीटा सेल, ये सारी चीजें वहां पे आप पढ़ोगे। वो तो बायोकेमिस्ट्री अभी हो सकता है इसमें ही स्टार्ट हो जाए। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाता है। ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन अगर होता है, सेल क्या करता है, सेल पहले से ही कुछ कंजर्व किए रहता है। बट याद रखना, कंजर्व करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि एटीपी को स्टोर किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। एटीपी को बॉडी 2 से 3 सेकेंड स्टोर कर सकती है, वो भी कहाँ पे, मसल्स में। ठीक है, तो कभी ऐसा मत सोच लेना कि यार एटीपी को तो हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं, एटीपी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, बट ग्लूकोज को स्टोर किया जा सकता है। इसकी भी बात हम आगे आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करेंगे। फिर हम बात करते हैं डीएनए, मॉलिक्यूल में डीएनए आता है। डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, एटीपी क्या है। एटीपी की बात कर ली हमने, ग्लूकोज की बात कर ली, प्रॉब्लम है डीएनए की। डीएनए क्या है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी भी बात हम करेंगे। ये डबल हेलिक्स होता है, इसमें जो है नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, इसमें फास्फेट्स होते हैं, है ना। इन सारी चीजों की बात हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। हमारा केमिकल लेवल चल रहा है, केमिकल लेवल में एटम बन रहा है, एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है, और वही मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है डीएनए को, एटीपी को, ग्लूकोज को, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को। राइट, हमारी बॉडी अभी बन नहीं रही, अभी तो एक छोटा सा नींव रखा जा रहा है केमिकल लेवल का। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करता है बहुत सारे फंक्शन को। अभी जस्ट मैंने बताया क्या क्या, एटीपी स्टोर एंड रिलीज एनर्जी, क्या, एटीपी स्टोर एंड रिलीज एनर्जी। बट ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको बताया कि एटीपी ना स्टोर की जा सकती है, स्टोर नहीं की जा सकती है। तो ये सर स्टोर का क्या मतलब हो गया। देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटीपी को स्टोर कर रहे हैं। कैसे, ये ग्लूकोज जो है ये एटीपी को तो स्टोर किए हुए है ना, है ना। ग्लूकोज क्या कर रहा है, एटीपी को स्टोर किया हुआ है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तब तो एटीपी आएगी, तब तो एनर्जी आएगी, तब तो कूदोगे, तब तो भागोगे, तब तो खेलोगे। इसका मतलब समझ रहे हो ना। एटीपी स्टोर होती है लेकिन अलग फॉर्म में, एटीपी एटीपी के फॉर्म में कभी भी स्टोर नहीं हो सकती। रिलीज होती है एनर्जी। अब अगर ग्लूकोज स्टोर किया है एटीपी को, तो जब ग्लूकोज टूटेगा तो रिलीज होगा, है ना, एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड, डीएनए कैरी जेनेटिक कोड।
डीएनए क्या करता है, जेनेटिक कोड को कैरी करता है। चलो भैया, इसकी थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं, ऐसे चर्चा कर लेते हैं, अभी इस पे कोई डिस्कस और नहीं होगा। डीएनए क्या करता है, जब पेरेंट्स होते हैं, आपको याद होगा कभी कभी ऐसे भी केसेज आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एक पेरेंट कहता है ये बच्चा मेरा है, एक पेरेंट कहता है ये बच्चा मेरा है, तो वहां पे डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट में एग्जैक्टली क्या लेके जाया जाता है, डीएनए टेस्ट जब होता है तो डीएनए टेस्ट में क्या होता है, एक डबल हेलिक्स होता है, सीढ़ी नुमा होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग होता है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है, सेल डिवीजन की वजह से, क्योंकि डीएनए क्या करता है, डीएनए अपने आप को डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। जैसे जब हस्बैंड और वाइफ का इंटीमेशन होता है, उसके बाद जो डीएनए फॉर्म होता है ना, वो हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म और ओवम को जब फर्टिलाइज हो गया, ओवरी में चला गया, उसके बाद बच्चे का क्या होगा, बच्चे का जो सेल होगा, वो अब एक सेल बन गया ना फर्टिलाइज होने के बाद, वो सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस तरीके से वो सेल डिवाइड होगा। सेल डिवीजन जब होता है ना, तो लेकिन जो डीएनए जो वहां से जो माता और पिता का जो जेनेटिक मटेरियल जो आया था, जो डीएनए आया था, जो स्पर्म में ओवम में जो डीएनए था, अब उसी का सेल तो डिवाइड हो रहा है ना, तो वो डीएनए कहाँ लेके जाओगे आप, वो डीएनए तो उस बच्चे में चला गया ना। तो एग्जैक्टली यही बात है, डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक कोड होता है, वो लेके चलता है। डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूल के रूप में मैं बता रहा हूँ, और ये क्या होता है, ये एक जेनेटिक कोड लेके चलता है, जो आगे आने वाले जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें ये छाप डालता है, ठीक है ना, कि हाँ ये बेटा किसका है, बेटी किसकी है, एटीसी। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारा केमिकल लेवल नहीं होगा, केमिकल लेवल नहीं होगा तो क्या होगा, बायोलॉजी जो है वो पॉसिबल नहीं है। बिना केमिकल लेवल के बायोलॉजी पॉसिबल नहीं है। कैसे, हमारा एटम नहीं होगा, हमारा मॉलिक्यूल नहीं होगा, हमारा एटम नहीं होगा तो हमारे आयंस नहीं होंगे, अगर आयंस नहीं होंगे तो नर्व का सिग्नल नहीं होगा, है ना। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो सोचो हमारा जीवन कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए विदाउट केमिस्ट्री नो बायोलॉजी इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तो केमिकल लेवल की बात हो गई, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़े से इसके एग्जाम्पल की। देखो, जो स्लाइड में आपको दिख रहा है वो एटम दिख रहा है, एटम बहुत दूर दूर हैं, जैसे कैल्शियम, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सब दूर दूर है। बट क्या किए, ये आके मिल गए, मिलने के बाद क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल बना। अब ध्यान से समझना, लोगों को ये होता है कि यार मॉलिक्यूल तो बन गया, ये बताओ इसका जो डीएनए है वो कैसे बनेगा, है ना। 1 मिनट वेट कर लेना जरा, मेरा जो है चार्जिंग में भी खत्म हो गई है लैपटॉप में, तो चार्जिंग मुझे डालना पड़ेगा इसे। ओके, 1 मिनट वेट कर लेना। ओके, हेलो, हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे। देखो क्या है कि हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम मॉलिक्यूल और एलिमेंट में समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है, हमारा एलिमेंट क्या है। पहले तो इसको क्लियर कर लो, ये केमिकल लेवल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कंपाउंड एलिमेंट आ रहा है तो, अगर सेम एटम की ग्रुपिंग होती है और उसमें बॉन्ड बनता है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोरीन अगर बॉन्ड करते हैं तो वो होता है Cl2, है ना। और Cl2 जो होता है वो स्टेबल कंडीशन में आता है, दैट इज द एलिमेंट। बट अगर सोडियम के साथ में
Cl को कंबाइंड कर दें, ग्रुपिंग कर दें, मतलब Na प्लस Cl, दैट इज द NaCl। और ये क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आके आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो दैट इज द कंपाउंड। ठीक है। और इसी तरीके से हमारा DNA, इसी तरीके से हमारा H2O, CO2, ठीक है, C6H12O6, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेलुलर लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? सेलुलर लेवल, फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा गया है? केमिकल से हमारा सेल बना है। एग्जैक्टली बात को समझना, केमिकल से हमारा सेल बना है। और जो सेल बना, तो सेल ने क्या किया? सेल ने अपने आप में एक जीवन डाला और क्या किया, डिवाइड करने लगा खुद को। दैट इज द सेल डिवीजन। अभी बाद में थोड़े टाइम बाद जब आपको बायोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा, तो बेस से बताऊंगा कि यार ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके इन सब के बारे में बताऊंगा, फैट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं। अभी बस इतना जानो, जो सेलुलर लेवल होता है, सेलुलर लेवल में ये होता है कि हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग करने के बाद कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो खुद को खुद ही संचालित कर लेता है। इस बात को समझना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब उस केमिकल लेवल से एक ऐसा सब्जेक्ट बन के तैयार हो गया है जिसमें स्वयं से चलने की क्षमता है, मतलब वो लिविंग में हो गया है। ठीक है, उसमें जान आ गई है और वो स्वयं से सारी चीजों को कर रहा है। मतलब वो सेल डिवीजन स्वयं से कर रहा है, मियोसिस, मेटोसिस। आई नो ये सारी चीजें आपको भी न्यू लगेंगी, बट अभी बस इतना समझो कि वो खुद को स्वयं को चलाने लगा है, उसमें जान आ गई है। ठीक है। चलो, अगर सेल की बात कर लेते हैं, तो सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा सेल्फ कंटेन्ड लिविंग यूनिट है जो बना होता है साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल से। किससे? सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, साइटोप्लाज्म से बना होता है, ऑर्गेनल से बना होता है। बट एग्जैक्टली ये सारी चीजें किससे बनी होती हैं? कहीं ना कहीं किसी ना किसी केमिकल से बनी होती हैं, किसी ना किसी बॉन्डिंग से बनी होती हैं, किसी ना किसी आयन से बनी होती हैं। अच्छा, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वेरीज बाई फंक्शन एंड शेप। ये क्या करता है? फंक्शन और शेप को वेरी करता है। लाइक न्यूरॉन्स लॉन्ग होते हैं, ब्रैंग्ड होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? कंडक्शन का काम करते हैं। बताऊंगा कंडक्शन क्या होता है। आरबीसी। शेप इसका बाई कॉनकेव होता है, नो न्यूक्लियस फाउंड होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम करता है, दैट इज द आल्सो सेल। अगर बाई कॉनकेव शेप, शेप जो उसका है बाई कॉनकेव है आरबीसी का, अगर वो इनकेस किसी भी चीज की वजह से बदल जाए तो उससे सीकल एनीमिया होता है। इसकी भी बात हम करेंगे। स्केल्टन मसल्स सेल होते हैं, वो क्या करते हैं? मसल्स के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। आप चलते फिरते हो तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो सेल का ये फंक्शन था। बट सेल एग्जैक्टली बना किससे है? ऑर्गेनल से बना है, मेम्ब्रेन से बना है, साइटोप्लाज्म से बना है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो बात समझो। हमारा बन तो रहा है, वेट कर लेना 1 मिनट। ओके। अगर हम बात करते हैं कि सेल का जो है बनावट कैसा है, चलो आओ जरा सा इसके देखें। स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही होंगी, है ना? सेल दिख रहा होगा, एक गोल सा अंडा, और अंडे में क्या क्या? अंडे में लिक्विड, मैट्रिक्स कुछ, और उसमें कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। सर ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है? चलो इसको समझाते हैं। हमारा जो बाहरी हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ध्यान से समझो। ये हमारा क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहला रहा है? ये बाहरी हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा बाहरी है ना, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ओके। अब देखो ध्यान से समझो, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये येलो पार्ट दिख रहा है,
येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स, एक फ्लूइड है। ये क्या है? फ्लूइड है एक। और ये सारे जो चीजें दिख रही हैं ना, लाइक ये, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द लाइसोसोम, है ना, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक एक को पढ़ना चाहें तो 2 मिनट के अंदर अंदर हम इस चीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले तो हमारा क्या होता है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ही क्या होता है भैया? डीएनए होता है। ठीक है, इसकी बात हो गई। ये क्या है? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गाल्जी ऑपरेटस होता है, सेट्रियोल्स होता है, ये सारी चीजें, राइबोसोम्स होते हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल्फ आरएनए डीएनए होता है, यहीं पे एटीपी होता है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है ना, यहाँ पे क्रेब साइकिल होता है, और इसके जस्ट बाहर वाले ओपन में ईटीसी होता है। तो ये सेल का कुछ स्ट्रक्चर है। और इस सेल के स्ट्रक्चर में आप लोग समझो कि किस तरीके से जीवन इसमें आता है। तो जीवन आने के लिए क्या हुआ? केमिकल लेवल को पार किया, केमिकल लेवल को पार करने के बाद सेल बना, और सेल में क्या क्या चीजें हुई? न्यूक्लियस आया। न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को स्टोर करता है ना, जीन का एक्सप्रेशन देता है, राइट। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ये बता दिया मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है एटीपी का। कैसे करता है? क्रेब साइकिल के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के द्वारा, है ना, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, अभी बता दिया। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम यार जो प्रोटीन्स होते हैं ना उनका सिंथेसिस करता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये क्या करता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है उसको बाहर अंदर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अगर लाइसोसोम की बात करें, जितने भी वेस्टेज मटेरियल हैं, मान लो उसमें कुछ गया और वो वेस्ट है, अब वो काम लायक नहीं है भाई साहब, है ना, क्योंकि जहाँ पे वर्क हो रहा होगा वहां पे कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा। तो वो क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, बिल्कुल डाइजेस्ट कर देगा। ये काम लाइसोसोम का है। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन केमिकल लेवल से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। अगर दिखाई दे रहा है तो फिर अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब इन सेल को जोड़ के हम कुछ और बनाना चाहते हैं। ओके, अब हम बनाना चाहते हैं टिश्यू। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्या बनाना चाहते हैं? टिश्यू बनाना चाहते हैं। अगर सिमिलर ग्रुप के बहुत सारे सेल एक ग्रुपिंग कर लें, और ग्रुपिंग करने के बाद वो एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करें जो स्ट्रक्चर किसी भी बॉडी के सपोर्ट में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में काम करे, उसे क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अगर हम बात करते हैं टिश्यू, टिश्यू बना किससे? फिर बता दे रहा हूँ, सेल से बना। कितने ग्रुपिंग हो रहा है, सिमिलर सेल्स का ग्रुपिंग हो रहा है, बहुत सारे सेल्स आके एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं, और कनेक्ट होने के बाद एक क्या कर दे रहे हैं? टिश्यू का निर्माण कर दे रहे हैं। अब वो टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है। एपिथेलियल टिश्यू एग्जैक्टली करता क्या है यार? ये कवर करता है बॉडी के सरफेस को, लाइंस को, ऑर्गन्स को। जैसे हमारे बॉडी के पूरे, हमारा जितना बॉडी है इसको कवर कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है, ठीक है ना, स्किन ये कर रहे हैं। नंबर सेकंड, प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है? भाई अंदर कुछ आंख में कुछ ना चला जाए, तो इसके लिए ये क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। मतलब याद हो, सेल मेम्ब्रेन्स जो बनी होती हैं जहां से एब्जॉर्प्शन होता है, आपको फार्माकोलॉजी जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, किसी भी मेडिसिन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। सिक्रेशन की बात करें, सिक्रेशन दैट मीन्स, यार याद करो, फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा, जो हमारा स्टमक था, है ना,
स्टमक में HCl रिलीज हो रहा था ना, सिक्रेशन हो रहा था ना, तो जहां से सिक्रेशन हो रहा था दैट इज द इपिथेलियल टिश्यू यार। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, हाँ, ये सारे एंजाइम्स जो है जहां से सिक्रेट हो रहे थे ये, वो कौन सा, वो सिंपल सी बात है, एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। बात करते हैं नंबर सेकंड की, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जोड़ देना। लाइक जितने भी जॉइंट्स या बोन हैं, बोन क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है ना, तभी तो बोन बनेगा। जैसे मान लो फीमर को टिबुला से जोड़ना है, उसके लिए कोई कनेक्टिव टिश्यू लगेगा ना, उस चीज को बात करते हैं। वो जो टिश्यू उन दोनों को कनेक्ट करता है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। फैट की बात कर लेते हैं। फैट को भी तो बांधना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर बांधो। जो बांधने का काम कर रहा है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट सेम वही, ब्लड सेम वही, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की, मसल्स टिश्यू। ये क्या करता है, सबसे बड़ी सबसे अच्छी पॉइंट बात ये है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट करता है मूवमेंट में। मूवमेंट में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब दबाओ खोलो, दबाओ खोलो, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये क्या करता है, आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो वहां पे मसल्स क्या हो रही हैं, मसल्स जो है वो दब रही हैं, उठ रही हैं, दब रही हैं, उठ रही हैं। तो ये मूवमेंट हो रहा है ना, तो दिस मूवमेंट इज मस्कुलर या मसल्स टिश्यू, है ना। ये इसके द्वारा हो रही है। लाइक स्केलेटन वॉलेंट्री मसल्स जितने हैं, ठीक है। कार्डियक हर्ट जो है हमारा, पंप हो रहा है ना, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है ना, दैट इज द मसल्स टिश्यू वहां पे इन्वॉल्व है। इनवॉलेंट्री में बात करो, हमारी इच्छा के बिना हो रहा है भाई साहब, जैसे हर्ट, धक 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 गो, ऐसे होता है ना, वो क्या कर रहा है, स्मूथ है बट वो भी मसल्स टिश्यू में आएगा। अब फाइनली हमारा फोर्थ वाला है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे नर्वस टिश्यू को, नर्वस टिश्यू क्या है, ये डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को, प्रोसेस इंफॉर्मेशन का। क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को प्रोसेस इंफॉर्मेशन के लिए। प्रोसेस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, ये नर्व सिग्नल को भेजता है, जहाँ पे आयंस के द्वारा नर्व सिग्नल जाएगा, क्या वर्किंग करना है। तो ये क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन को भेजता है। वो टिश्यू जो इंफॉर्मेशन को भेजता है दैट इज द नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। ये कंपोज किससे होता है, अगर कंपोजिंग की बात करें तो ये कंपोज होता है न्यूरॉन्स और न्यूरोगैलिया के, न्यूरोगोंगलिया के, इन दोनों से ये क्या होता है। अब उसमें आप पढ़ोगे आके यार, उसमें आप बहुत सारी चीजें, एक्सॉन पढ़ोगे, है ना, ये सारी चीजें आप वहाँ पे पढ़ने वाले हो, बट अभी तो नॉर्मल एक व्यू दे रहा हूँ कि नर्वस टिश्यू ये होता है, ठीक है। तो हमारे टिश्यू कितने हो गए, चार हो गए। नंबर फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवर बॉडी को कवर करता है। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करता है, ये सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। नंबर थर्ड मसल्स टिश्यू, ये क्या होता है भाई साहब, हाँ, ये मूवमेंट करता है किसका, ये कॉन्ट्रेक्शन का मूवमेंट करता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू आ गया, वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करता है, और ये बनता है न्यूरॉन से और न्यूरोगैलिया से, ठीक है। आओ अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, ये है हमारे कनेक्टिव टिश्यू, ये है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ये मसल्स टिश्यू और ये नर्वस टिश्यू। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं ऑर्गन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने क्या किया, केमिकल लेवल से सेल बना दिया, सेल से टिश्यू बना दिया, अब टिश्यू से हम ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन मींस क्या, स्टमक बना रहे हैं यार, किडनी बना रहे हैं, है ना। हम क्या क्या बना रहे हैं, किडनी बना रहे हैं, स्टमक बना रहे हैं, आई बना रहे हैं, लीवर बना रहे हैं, पैनक्रियाज बना रहे हैं, गाल ब्लैडर बना रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हम बना रहे हैं ना, हर्ट बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सारे ऑर्गन्स कैसे मिलके बनेंगे, ये भी तो देखो ना। ऑर्गन बनते हैं कैसे, दो या दो से अधिक टिश्यू के मिलने पर। बट कंपलसरी ये नहीं है कि वो टिश्यू सिर्फ एक ही होगा। आप अभी चार टिश्यू पढ़े हो ना, चार टिश्यू में कौन कौन सा, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव, है ना, मस्कुलर। तो इन चार, जरूरी नहीं है यार सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही ऑर्गन का निर्माण करेगा, नहीं। एपिथेलियल के साथ में नर्वस टिश्यू भी लगा होगा, मस्कुलर भी लगा होगा, कनेक्टिव भी लगा होगा, सब मिला के दो से दो, एक, तीन, चार, जितने भी टिश्यू होते हैं, उनकी अगर ग्रुपिंग होती है, और ग्रुपिंग होने के बाद अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है,
इसका फंक्शन होता है इंटीग्रेटेड टू कैरी आउट अ जॉब। ठीक है, क्या होता है, ये अपने जॉब को एक ढंग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होकर। अभी आगे हम देख रहे हैं कि कनेक्शन क्या हो रहा है इसमें। स्टमक की बात कर ले जरा। स्टमक पढ़े हो ना, पेट, स्टमक। तो स्टमक जो होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है? स्टमक में HCl रिलीज होता है, दैट मीन्स ये एसिडिक होता है ना। अब अगर हम इसके टिश्यू की बात करें, तो जहां पे एंजाइम या एसिड्स रिलीज होते हैं, सिक्रेशन होते हैं, अभी मैंने पढ़ा जहां पे सिक्रेशन हो रहे हैं, जहां से सिक्रेशन हो रहे हैं, म्यूकस हो, एंजाइम हो, एसिड्स हो, कुछ भी हो, वो कौन सा टिश्यू होगा? एपिथेलियल टिश्यू होगा। तो स्टमक में जहां से HCl, एंजाइम, ये सारी चीजें सिक्रेट हो रही हैं, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू स्टमक में आया। सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू। यार, जब कोई स्टमक है, स्टमक कहीं ना कहीं ब्लड के पाइपलाइन से जुड़ा होगा ना, कहीं कहीं सपोर्ट और सेप उसका बना हुआ होगा ना। नहीं तो पता चल रहा है सपोर्ट ऐसा है और अचानक से ऐसा हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। सपोर्ट उसका मेंटेन बना हुआ है ना, सेप को सपोर्ट दे रहा है ना, कौन देगा बताओ? कनेक्टिव टिश्यू देगा। मसल्स की बात करते हैं, मस्कुलर मसल्स की। अरे आप जब खाना खाते हो, फूड को जो है एकदम खत्म कर देता है। वो कैसे खत्म कर देता है? उसके लिए वहां पे कौन सा टिश्यू काम करता है? कौन सा? मस्कुलर टिश्यू काम करता है। यार, हम क्या कर रहे हैं, सिक्रेशन करवा रहे हैं। सिक्रेशन कौन करवाएगा बताओ? वहां पे जो खाने का डाइजेशन हो रहा है, वो मूवमेंट कौन करवाएगा? सिंपल सी बात है, नर्वस टिश्यू करवाएगा। तो यहाँ पे चारों टिश्यू इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टमक में, है ना। चारों टिश्यू का स्टमक में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक टिश्यू का ग्रुपिंग एक ऑर्गन को फॉर्म करता है। इससे हमारा ऑर्गन बन गया, लाइक स्टमक हो गया, उसके बाद किडनी हो गया, हार्ट हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, क्या क्या है ये। लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लैरिंग्स या थायराइड हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन, स्प्लीन, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अगर हम लंग्स की बात करें एक मिनट के लिए, तो आप लोगों को क्या ये चीजें पता हैं कि लंग्स में जो है वो कौन कौन से टिश्यूज हैं? देखो, लंग्स में जो है वो, उसमें भी चारों टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू इसमें कहाँ है बता सकते हो? एपिथेलियल टिश्यू इसमें, जो इसका ब्रोंकाई है, जो इसका एल्वियोलाई है, उसमें जो है एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्यों? क्योंकि वहीं से म्यूकस व्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस का प्रोडक्शन, म्यूकस का प्रोटेक्शन दोनों यहीं पे होता है। सपोर्ट की बात करें, इसको सपोर्ट कौन दे रहा है? अराउंड ब्रोंकी ब्लड वेसल्स इसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अगर हम इसके बात करें, इसके वाल्स की बात करें, जहां से म्यूकस जो है वो निकलता है, तो उसका जो वाल होता है ना भाई साहब, स्मूथ मसल्स की जो ब्रोंकाई वाल्स हैं, वो मस्कुलर टिश्यू में आती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से चलता है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्व होती है ना, जो कंट्रोल करती है ब्रीथिंग को। तो इस तरीके से क्या है, ये नर्वस टिश्यू वहां पे हो गया। तो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सारे टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, है ना। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि दो या दो से अधिक ग्रुप अगर करे टिश्यू, तो वो एक ऑर्गन को फॉर्म कर सकता है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गन सिस्टम कैसे बन गया? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विद अ कॉमन फंक्शन। याद रखना, अगर हम ऑर्गन्स बना लिए हैं और पता चल रहा है जहाँ लीवर लगाना है वहां पे स्टमक लगा दिए, जहाँ पे स्टमक लगाना है वहां पे लीवर लगा दिए, खाना स्टमक में ना जाके लीवर में जा रहा है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए इस चीज की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? इसीलिए इस चीज की बात हो रही है यहाँ पे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसका मतलब क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन करवाया गया सारे ऑर्गन्स का। लाइक माउथ, माउथ से एसोफेगस भी जुड़ा हुआ है। इसोफेगस के साथ में रेस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स का भी जुड़ा हुआ है, राइट। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी तो वहीं जुड़ा हुआ है। एक स्टमक में लेके जाता है, एक लंग्स में लेके जाता है। लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करता है एक, और एक स्टमक को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। तो ये एक क्या हो गया, एक सिस्टम वाइज कोऑर्डिनेशन हो गया, है ना।
तो क्या होता है, जब हमारे ऑर्गन्स को सिस्टम वाइज कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है तो उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है उससे? ऑर्गन सिस्टम बनता है। लाइक एग्जाम्पल्स हम देख लें कुछ। चलो आओ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम कौन कौन सा एग्जाम्पल देख सकते हैं? नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है जरा बताना। नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? कोई भी अगर सोच रहा हो तो एक बार सोचना दिमाग में अपने कि ब्रेन दिस इज द नर्वस सिस्टम, है ना। और ब्रेन से जस्ट कौन सा है? स्पाइनल कार्ड है, जस्ट पीछे स्पाइनल कार्ड है ना, स्पाइनल कार्ड। और स्पाइनल कार्ड से जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं, याद रखना, मैं अपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो इसका मतलब क्या? मैं सिर्फ सीधे जा रहा हूँ। पहला क्या आया? ब्रेन आया, ब्रेन के बाद सीधा चला गया, बैक साइड से जाओ, क्या हो गया? स्पाइनल कार्ड आ गया और उसके नर्व आ गए। ये नर्वस सिस्टम है, ये किससे बना हुआ है? नर्वस सिस्टम हमारा किससे बना हुआ है? ऑर्गन से ही तो बना हुआ है। ऑर्गन से हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। और ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सेल किससे बना हुआ है? कहीं ना कहीं केमिकल कंपोजिशन उसमें वर्क कर रहा है। बेसिक यूनिट उसका एटम या मॉलिक्यूल है। बट अगर ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो वो सेल होगा, क्योंकि ये आके लिविंग रूप में हो जाता है। नर्वस सिस्टम में हमारा क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है और नर्व है। ये क्या करता है? कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। ये एक कंट्रोलिंग का काम करता है। पता चले आप खड़े हो अचानक से गिर ना जाओ, इसके लिए तो भाई ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व वर्क करेंगे। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन करने का मतलब अचानक से साइलेंट मूवी हो जाओ, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जैसे आती थी पहले, तो वैसे हो जाओगे, तो उस कंडीशन में भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एग्जैक्टली नर्वस सिस्टम कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हार्ट। हार्ट प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट में क्या है? अब देखो, हार्ट अकेले हार्ट क्या करेगा? उसमें तो पाइप लगानी पड़ेगी ना भाई साहब। तो कोई आर्टरी होगी, कोई ब्रोंकियाई होगी, कोई वेसल्स होगा, कोई वीन होगा, बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। तो इन सारी चीजों का ये एक एक ऑर्गन्स हैं, समझ रहे हो? वेसल एक ऑर्गन है, ब्लड एक ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब एक सेल है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कंपोजिशन में आके एक हर्ट का निर्माण कर रहे हैं। और वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ हर्ट नहीं आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में हर्ट आएगा, वेसल्स आएंगे और ब्लड आएंगे। और ये क्या करते हैं? ये गैस, गैस मतलब क्या? O2, ठीक है ना। CO2 को तो ये बाहर निकाल देते हैं, उसकी भी प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। गैस को बाहर निकाले, गैस को चेंज मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस हैं। और उसके बाद फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, समझ रहे हो, वेस्टेज मटेरियल्स हैं, उन सबको कैरी आउट करता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन का एक सिस्टम हो गया ना। अब बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? लंग आएगा, ट्रेकी आएगा, ब्रोंकी आएगा, है ना। सब अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं दोस्त। और ये क्या हो गया? इन सारी चीजों का कंपोजिशन एक सिस्टम तैयार कर रहा है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं जिसमें डाइजेशन होता है? तो डाइजेशन में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? कौन कौन से ऑर्गन? स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम यही करते हैं। यूरिनरी में ऐसे देख लेते हैं, किडनी एक अलग ऑर्गन है, यूरेटर अलग है, ब्लैडर अलग है। इन सब का क्या करना है? इन सबको जो हम एक सिस्टम में कोऑर्डिनेट कर देते हैं तो ये क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम बन जाता है। और ये सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन सा है? थायराइड है, एड्रीनल है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, जो हार्मोन्स का रेगुलेशन करते हैं। ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं ना। तो ये सारे अलग अलग ग्लैंड्स हैं, इनका क्या किया गया? एक कोऑर्डिनेशन बना दिया गया और उससे क्या होते हैं? हार्मोन से रेगुलेशन होते हैं। ये भी एक सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम कौन कौन सा? लिम्फोनोड, स्प्लीन, WBC, ये सारी चीजें क्या करती हैं? हमारे पैथोजेंस से डिफेंस करती हैं, मतलब हमको कोई बीमारी ना लगने पाए। तो इम्यूनिटी सिस्टम एक अलग हो गया। इसके साथ में रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव में कौन कौन सा होता है? टेस्टिस होते हैं, ओवरीज होते हैं, यूट्रस होते हैं ना। ये सारी चीजें क्या करती हैं? कम अगर एक कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में लगा दें तो ये क्या करेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिनोट करेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम जो है, ये एग्जैक्टली दो 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 तीन तीन ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करके बनाया जाता है और उससे एक सिस्टम तैयार होता है। जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना, एंडोक्राइन, इम्यूनिटी सिस्टम और उसके साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। अब देखो क्या है ये ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल का मतलब ये है कि एक ह्यूमन बॉडी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अभी तो हमने एक सिस्टम देखा, अब ऑर्गन सिस्टम को अगर एक कोऑर्डिनेट वे में एक अच्छे फंक्शंस में लगा दिया जाए तो वो क्या क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करेंगे ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी। मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ये होता है। ऑल सिस्टम फंक्शंस टुगेदर टू सस्टेन्ड लाइफ, सारे सिस्टम के फंक्शन को टुगेदर कर दिया गया है तब एक लाइफ बनी है, और वो है ह्यूमन बॉडी। हर एक चीज में यही होगा। इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, इम्यून, जेनेटिक हेल्थ, इन सारी चीजों को मतलब नर्वस सिस्टम को भी, इम्यूनिटी सिस्टम को भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को भी, सारे सिस्टम को इकट्ठा जोड़ दिया गया एक फंक्शन एक प्रॉपर वे में, और उसके बाद उससे जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ दैट इज द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसकी बात यहीं तक है। लेकिन अगर रियल लाइफ में इसके क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को देखते हैं। अगर अफेक्ट ऑफ लेवल्स, अगर लेवल में कोई अफेक्ट होता है, अगर सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन सा था बताना जरा, तो अभी अभी तो बताया था मैंने ना, कौन कौन सा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, कौन कौन से ऑर्गन्स थे। ब्लड था, वेसल्स था, है ना, ब्लड, वेसल्स, हार्ट, तीन ही तो थे ना। अगर इसमें कुछ इधर उधर होता है तो उसमें हमको बीमारी, हमको उसमें कुछ ना कुछ बीमारी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से डायबिटीज, डायबिटीज का मतलब क्या है, हमारा जो ऑर्गन है पेनक्रिएटिव, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में जो होता है इंसुलिन जो होता है वो रेगुलेट होता है, वो इंसुलिन जो होता है वो वहां से सिक्रेट होता है, तो अगर वो मेंटेन नहीं हो पाया तो उससे भी कहीं ना कहीं डायबिटीज हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक रियल लाइफ के एप्लीकेशन हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर प्रॉपर वे में सही ढंग से ये सारी चीजों को एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में कनेक्ट किया गया है, अच्छे वर्किंग में है ये, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, दैट इज द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमारा केमिकल, केमिकल लेवल से हमारा क्या हुआ, बताओ, केमिकल लेवल से हमारा क्या हुआ, सेल बना। ठीक है ना, सेल लिविंग हो गया। केमिकल लेवल क्या था, केमिकल लेवल था नॉन लिविंग, सेल आके लिविंग हुआ। लिविंग के बाद फिर सेल के बाद फिर क्या आया, सेल के बाद क्या आया, टिश्यू आया, है ना। टिश्यू के बाद क्या आया, टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, है ना। ऑर्गन सिस्टम ने क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म लेवल बनाया, और ऑर्गेनिज्म लेवल से क्या हुआ, एक ह्यूमन बॉडी रेडी हो गई। दिस इज द ह्यूमन बॉडी, है ना। ये क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है। अब देखो इसमें सिस्टमिक वे में सारी चीजें लगी है ना, हार्ट यहाँ लगा है, लीवर यहाँ लगा है, और स्टमक यहाँ लगा है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ लगी है ना। तो ये सारी चीजें इस तरीके से लग जाती हैं और यहाँ से एक ह्यूमन एनाटॉमी का, सॉरी एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से है, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, केमिकल से स्टार्ट होता है और एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक चीज, क्या याद रखना, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एनाटॉमी कहते किसे हैं, फिर हमने पढ़ा ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, कितने ब्रांच होते हैं, तो मैक्सिमम हमने 7-8 पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़े कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अब हम क्या करेंगे, हम बॉडी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं इसकी जानकारी लेंगे, मतलब बॉडी के एनाटॉमिकल पोजीशंस को देखेंगे। किस पोजीशन पे हम बोलेंगे ये पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर है, ये डॉर्सल है, समझ रहे हो इस चीज को, ये इन्फीरियर है ना। इन सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। ये सैगेटल है, बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जिसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऐसे ही बने रहने के लिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं एनीमे, एनिमेशन, और एनिमेशन में क्या लेके आने वाले हैं, ऑटोनॉमिकल पोजीशन। ऑटोनॉमिकल पोजीशन में ऑटोनॉमिकल प्लेन को भी हम पढ़ लेंगे, और इसी के साथ में हमारा ये वाला टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होने वाला है उसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं ये बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर, एक एक पॉइंट की हमारी बॉडी किस तरीके से बनी है, हमारे कौन कौन से जॉइंट हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, उस मसल्स का क्या नाम है, उस मसल्स का क्या नाम है, और इसको विद निमोनिक के साथ में जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं इससे ज़्यादा एक्साइटिंग में। क्यों? क्योंकि हमको कुछ अलग और बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।